अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम स्टडी करेंगे BT 302 इम्यूनोलॉजी का टॉपिक नंबर 85 टू 88। टॉपिक नंबर 85 is CD3 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेसिकली हम ये स्टडी कर रहे हैं T lymphocyte receptors मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। जो चैप्टर है हमारा वो T lymphocytes के बारे में है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और उसकी एक्टिवेशन किस तरह से होती है। इसके फर्स्ट टू टॉपिक्स जो हैं उसका स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ये मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूडेड थे और उसके बाद 85 टॉपिक नंबर 85 से हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। टी लिम्फोसाइट के ऊपर एक मेन रिसेप्टर तो ये होता है कि टी सेल रिसेप्टर TCR होता है और उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऊपर पिछले टॉपिक्स में स्टडी किया है। लेकिन उसके अलावा दूसरे कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं टी लिम्फोसाइट के ऊपर, और उसमें से एक बड़ा मेन कॉम्प्लेक्स जो है वो है CD3। CD यहाँ पे है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि TCR मौजूद होता है, टी सेल रिसेप्टर, और उसके दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो CD3 के प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। और CD3 का टोटल कितना कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 5 प्रोटीन्स, 1 गामा प्रोटीन, 1 डेल्टा प्रोटीन, 2 एप्सिलॉन प्रोटीन्स एंड 2 जीटा प्रोटीन्स। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये गामा प्रोटीन है एक और एक डेल्टा प्रोटीन है, दोनों साइड्स पर एक एक एप्सिलॉन प्रोटीन मौजूद है, और यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन की दूसरी साइड के ऊपर इसकी जीटा प्रोटीन्स मौजूद हैं। और ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये इनवेरिएंट प्रोटीन्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं हर टी लिम्फोसाइट के पास कोई डिफरेंट किस्म की प्रोटीन प्रेजेंट हो, बल्कि ये प्रोटीन सब में कांस्टेंट होती हैं, सेम होती हैं। दीज आर द कंजर्व्ड रीजन्स, और क्योंकि ये सेम होती हैं तो इसीलिए इनका कोई रोल नहीं है टी सेल की स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन करने में। तो फिर इनका रोल क्या है? इनका बेसिकली रोल है सिग्नल ट्रांसडक्शन। और सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है कि जब हमारे सेल के अंदर कोई भी सिग्नल ने किसी भी सिग्नल ने मूव करना होता है, तो ऐसे नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल के पास वो सिग्नल मौजूद है और वो सिग्नल को लेके भागा भागा फिरेगा पूरी मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्म के थ्रू। कॉम्प्लेक्सेस और जो इस तरह के स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं मल्टीपल प्रोटीन्स के बने हुए, वो उनकी मूवमेंट आसान नहीं होती सेल के अंदर, तो वो बेसिकली मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। वो करते सिर्फ ये हैं कि एक अगर प्रोटीन के पास कोई सिग्नल आया है तो वो सिर्फ अपने से साथ वाली प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी, और वो प्रोटीन जो है वो अपने से साथ वाली प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी। इस तरह से सिग्नल जो है वो 1 बाय 1 प्रोटीन के थ्रू मूव कर जाता है, और इस सारे जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। Signal transduction is basically the main function of CD3 complex. और CD3 कॉम्प्लेक्स के अलावा क्या कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं टी सेल्स के अंदर? सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन टी सेल्स एंड अदर इंटरेक्शंस, ये हम देखेंगे टॉपिक नंबर 86 में। देखिए टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो मेन फंक्शन है वो तो ये होता है ना कि टी सेल्स ने एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करना है, एंटीजन उनको जब प्रेजेंट की जाएंगी तो वो उसने उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए कौन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है, कौन सा रिसेप्टर? वो होता है TCR, उसका जो मेन रिसेप्टर है, और वो इंटरेक्ट करता है MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं। So this is the main interaction, this is the main function of T lymphocyte receptors. इसको कहते हैं immunological synapse. The interaction between, यहाँ पे ये important definition हो सकती है कि immunological synapse किन दो फैक्टर्स के दरमियान में होता है।
So the interaction between TCR and MHC molecules is called the immunological synapse. यहाँ पे MHC की जगह एंटीजन भी हो सकता है, क्योंकि MHC बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंटीजन का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ होता है। तो इंट्रैक्शन होना एंटीजन और रिसेप्टर का ही होता है, लेकिन वो एंटीजन पकड़ी किसने होती है? MHC ने पकड़ी हुई होती है। अपनी डिस्कशन पे वापस आते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में कि इम्यूनोलॉजिकल साइनैप्स इसका मेन फंक्शन है, लेकिन इम्यूनोलॉजिकल साइनैप्स अगर इन इटसेल्फ हो तो ये बहुत वीक सा रिस्पांस जनरेट करेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस जनरेट नहीं कर सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इसके अलावा भी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंटरेक्ट करें। को इसको कहते हैं को स्टिमुलेशन, की जो इसके सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जो है दूसरी साइड पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, और इन सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मॉड्यूलेटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टी सेल की एक्टिवेशन के लिए दो किस्म के सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक सिग्नल जो है वो जनरेट होता है टीसीआर और एंटीजन या एमएचसी कॉम्प्लेक्स के इंट्रैक्शन से, और दूसरा सिग्नल जो है वो जनरेट होता है सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स और उनके लाइगेंड्स के इंट्रैक्शन से। और ये जो सिग्नल 2 होता है ना, इसके लिए जरूरी होता है कि एक साइड के ऊपर टी सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है और दूसरी साइड पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके ऊपर लाइगेंड मौजूद होता है। तो रिसेप्टर या सपोर्टिंग मॉलिक्यूल इंटरेक्ट्स विद इट्स लाइगेंड। इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है CD28। ये C28 नहीं है, दिस इज CD28, और ये टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसके अगेंस्ट एपीसी यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है B71। B71 इज इट्स लाइगेंड। अगर ऐसा ना हो, अगर सिग्नल 2 ना हो, सिर्फ सिग्नल 1 हो, तो फिर क्या होगा? इसको कहते हैं लैक ऑफ को-स्टिमुलेशन। सिग्नल 2 इज बेसिकली कॉल्ड को-स्टिमुलेशन। तो अगर तो को-स्टिमुलेशन नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसे सेलुलर एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी फ्रॉम ANERGY। और ये एक बहुत वीक रिस्पांस होता है और इसकी सूरत में आमतौर पे टी सेल की एक्टिवेशन ही नहीं होती है, और जब टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे से सारा इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगा। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कहा कि सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं और उनके लाइगेंड्स हैं, और उसकी एक एग्जांपल भी हमने स्टडी कर ली। लेकिन ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम उन सारे मॉलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जो हमने ऊपर सारी डिस्कशन की है बेसिकली यहाँ पे एएसएससी मॉलिक्यूल्स के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसी की एक अच्छी सी समरी दी हुई है। और इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट ये है कि जो को-स्टिमुलेशन है ये ट्यूमर्स और कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट जो बॉडी ने रिएक्शन देना होता है, रिस्पांस देना होता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जो कि को-स्टिमुलेशन काज करते हैं। उसमें सबसे पहले है CD4 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये उन टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है जिन्होंने क्लास 2 MHC के साथ बाइंड करना होता है। और क्लास 2 MHC के साथ कौन से टी सेल बाइंड करते हैं? टी हेल्पर सेल्स। और इसी तरह से कुछ टी सेल्स के पास CD4 होता है, कुछ टी सेल्स के पास CD8 होता है। CD8 उनके पास होता है जिन्होंने क्लास 1 MHC से बाइंड करना होता है, और वो होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, एक ही टी सेल के पास CD4 और CD8 दोनों मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट हो सकते। इसके अलावा कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? CD2। ये एक ऐसी मॉलिक्यूल है जो कि बाइंड करता है ल्यूकोसाइड फंक्शन एंटीजन LFA3 के ऊपर। मतलब LFA3 मौजूद होती है APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर, और दूसरी साइड पे टी सेल के पास होता है CD2, और ये दोनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं।
नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट फंक्शन एंटीजन 1 LFA1। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, LFA3 जो है वो APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे मौजूद है, लेकिन LFA1 जो है ये T सेल के ऊपर ही मौजूद है और इसका लाइगेंड है इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल या ICAM1। और इसके बाद आ जाता है CD28 जिसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, इसका लाइगेंड होता है B71 या B72। यहाँ पे एक बहुत यूजफुल डायग्राम दी हुई है, इसकी वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि एज्यूम करें यहाँ पे हमारे पास टी लिम्फोसाइट टी सेल मौजूद है और दूसरी साइड पे हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मौजूद है। ये टी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन है और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एसेसरी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं और उनके अगेंस्ट लाइगेंड्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है। ये जो पेयर्स हैं हमें एज इट इज ही याद करने हैं कि CD2 किसके साथ बाइंड करता है, LFA1 किसके साथ बाइंड करता है। CD2 बाइंड्स विद LFA3, LFA1 बाइंड्स विद ICAM1, TCR बाइंड्स विद क्लास 1 और क्लास 2, MHC और CD28 binds with B71 and B72। इसके अलावा भी आप देखें यहाँ पे उन्होंने इस तरह से एरो हेड की मदद से शो किया हुआ है। कुछ चीजें जो हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इफेक्ट करती हैं जाके टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, और वो सिक्रीशंस कौन सी हैं, वो हैं IL1, IL6, TNF अल्फा, IL12, IL15। इसी तरह से कुछ ऐसी सिक्रीशंस हैं जो कि टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और जाके इंटरेक्ट करती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, और वो हैं TNF बीटा, IFN गैमा, GM-CSF और IL4। यहाँ पे इस डायग्राम के लिए और इस कॉन्सेप्ट के लिए बेसिकली थोड़ी सी मेमोराइजेशन की ज़रूरत है, फोकस मेमोराइजेशन, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सिमिलर नेम है लेकिन वो अपोजिट साइड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल LFA3 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन LFA1 जो है वो टी लिम्फोसाइट की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस कैन बी अ वेरी कंफ्यूजिंग MCQ। और इसी तरह से सिक्रीशंस में आप देखें तो बाकी जो इंटरल्यूकिन्स हैं IL वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ से, लेकिन IL4 जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है। TNF बीटा टी लिम्फोसाइट्स की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है और TNF अल्फा जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ से प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस डायग्राम शुड बी मेमोराइज्ड विद केयर कि कोई भी चीज़ कंफ्यूज ना हो, जो मॉलिक्यूल जिस तरफ का है आपने उसी तरफ का उसे याद करना है और MCQs में भी उसी तरह से मार्क करना है। Okay, so our last lesson is co-stimulatory molecule for activation and maturation of T cells। ये वाला जो टॉपिक है ये बेसिकली एक समरी है, जो ऊपर हमने सारी डिस्कशन की है उसी की एक दफा सारी बातों को दोहरा दिया हुआ है। तो यहाँ में हमने पहले देखा था कि 2 सिग्नल्स होते हैं, एक एंगेजमेंट है TCR और MHC की और दूसरी एंगेजमेंट है को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स और उनके लाइगेंड्स की, जिनकी भी हमने पूरी लिस्ट जो है वो डिस्कस की है उसकी डायग्राम के साथ। और यहाँ पे ये फिर से वही एग्जांपल दी हुई है CD28 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CD28 की, और इसका लाइगेंड जो है B71 भी हो सकता है, B72 भी हो सकता है। Again, there is a definition of immunological synapse interaction between TCR and MHC molecules is called the immunological synapse in most simple words। और टी सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है कि हमने देखा था ना कि कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही थी, उन सिक्रीशंस को कहते हैं साइटोकाइंस। तो जब TCR और MHC यानी कि इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स हुआ है, हमने कहा वो ज़रूरी है लेकिन वो वीक है, तो उसको स्ट्रेंथन कैसे करते हैं कि एक तो वो मेन इंट्रैक्शन हो रहा होता है, इसके अलावा एसेसरी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप देखें ये जो रेड कलर में है ये एंटीजन है, और यहाँ पे दिस इज द इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स जो ग्रे कलर के डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स है और ये मेन इवेंट है। इसको हेल्प करने के लिए साइड पे ये दूसरी बाइंडिंग्स भी हुई होती हैं, एक तो इसकी वजह से बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाती है, इसके अलावा
दोनों साइड से सेल्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग मजीद स्ट्रांग हो जाती है। जितनी स्ट्रांग ये बाइंडिंग होगी उतना स्ट्रांगली जो है उतना जल्दी टी सेल एक्टिवेट हो सकेगा, और जितनी जल्दी टी सेल एक्टिवेट होगा उतनी जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और आपकी बॉडी जो है फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ रिएक्ट कर पाएगी। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। और यहाँ पे डायग्राम में भी फिर वही जो हमने पहले भी हमने उसकी बात की, आप देखें ये एक टी सेल उसने डायग्रामेटिकली दिखाया है और इसके पास यहाँ पे TCR मौजूद है, यहाँ पे CD28 मौजूद है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर में उसने दिखाया है अगर तो हेल्पर सेल होगा तो CD4 होगा, और अगर साइटोटॉक्सिक सेल होगा तो CD8 होगा, इसीलिए दरम्यान में स्लैश गिवन है। और अब एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ गया तो उसके पास जो MHC है वो TCR के सामने आ जाएगी, B7 जो है वो CD28 यहाँ से उसने घुमा के दूसरी साइड पे ले आया उसके साथ हो जाएगी, और CD4 या CD8 भी जो है वो MHC के टाइप के हिसाब से उसके साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मतलब सिर्फ ये मेन इंट्रैक्शन हो रहा होता है और बाकी इंट्रैक्शन नहीं हो रहे होते, तो उसको कहते हैं सेलुलर एनर्जी। ये डेफिनेशन भी हम पीछे कर चुके हैं और यहाँ पे बोल्ड वर्ड में भी गिवन है इस डायग्राम में। तो डायग्राम में देखें तो ये कुछ इस तरह से लगेगी कि यहाँ पे वो जो एसिड मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन था वो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा भाई, होना चाहिए ना कि जब टी सेल के पास सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं फिर वो इंट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, को स्टिमुलेशन की क्यों कमी है। को स्टिमुलेशन की कमी इस वजह से होती है कि CD28 मॉलिक्यूल तो मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ दूसरे रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं, और उसमें एक रिसेप्टर है CTLA4। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि टी सेल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कम्पीट करता है CD28 मॉलिक्यूल से कि CD28 ने भी जाके B7 के साथ अटैच होना है तो CTLA4 भी B7 के साथ अटैच होने लग जाता है और वो उससे पहले हो जाता है। तो जब CTLA4 पहले ही बाइंड हो जाएगा B7 के साथ, तो फिर CD28 के पास तो कोई ऐसा लाइगेंड नहीं होगा जिसके साथ जाके वो अटैच हो सके। तो इस केस में फिर रिजल्ट ही निकलता है देयर इज नो T cell activation, there is cellular energy. So that's all for this video. इस चैप्टर में हमने टी सेल के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बी सेल या बी लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो उस पर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, मैच्योरेशन कैसे होती है, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। So all of this will be covered in the next video, inshallah.